अ, अ, मेरा नाम मरियम रशीद है और आपसे मेरा पहला शायद पता नहीं पहले हुआ हो किसी का इंटरेक्शन। तो अभी ना मैं आपको बायोकेमिस्ट्री की मैंने आपको जैसे बताया था 4 मेरे आपके साथ टेस्ट हैं और इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली मोड में चलेंगे क्योंकि मैं खुद भी मुझे अपनी स्टूडेंट फेस याद है। तो आपने इजीली पूछ लेना है, बिल्कुल भी कोई भी हेजिटेंट होने वाली बात नहीं है। सही है, इट्स फाइन। मैं आपको एज अ टीचर नहीं करूंगी, एज अ फैसिलिटेटर आपको फैसिलिटेट करूंगी, ठीक है, ताकि आप वो एक स्टूडेंट टीचर बैरियर ना हो हमारे दरमियान। सही है, जो भी क्वेश्चन है आप कर लेना आराम से। जैसा कहते हैं कि क्वेश्चन कभी डम नहीं होता, आंसर हो सकता है डम। सही है, तो आपने ये नहीं सोना कि इतना फजूल क्वेश्चन है, इट्स फाइन। ठीक है, आई एम टोटली चिल। तो आपने पूछ लेना जो भी हो। 2 बजे भी रात के मैसेज करना हो आपने, पेपर वाली रात से पहले कोई क्वेश्चन हो आप पूछ लेना। अगर मैं ऑनलाइन हुई तो मैं इंशाल्लाह आपको आंसर कर दूंगी। अच्छा, हम अपना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, which dietary reference standard is used to estimate the sufficient requirement of almost all individuals in a particular group? तो इसमें मैंने आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। मैंने रेफरेंस बुक आपकी मुश्ताक और लिपिन है ना, तो मैंने लिपिन में से मेन बनाया है। मुश्ताक में मुझे इतना कोई इम्पोर्टेंट चीजें मिली नहीं। अच्छा, तो ये आपकी जो हमारे पास ना 4 तरह के होते हैं डाइटरी रेफरेंस इनटेक के लिए स्टैंडर्ड जो होते हैं ना, वो 4 होते हैं। सही है। अब इनमें से जो सबसे पहला ना एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, ये एक पॉपुलेशन है ना, उसके 50% इंडिविजुअल्स के लिए उनकी न्यूट्रिशन जो हमें चाहिए होती है ना, उसको काउंट करने के लिए हमारे पास ये होती है। जो आरडी है ना, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ये तकरीबन सारी पॉपुलेशन का ना ये एस्टिमेट कर लेती है, जिसका आपको यहाँ नजर भी आ रहा होगा 97 to 98% पॉपुलेशन के लिए। ये तकरीबन सारी पॉपुलेशन के लिए हम यूज करते हैं ये वाला जो स्टैंडर्ड है ना न्यूट्रिशन कैलकुलेट करने के लिए। जो एडिक्वेट होती है ना इनटेक, ये हम तब करते हैं जब हमारे पास जो डाटा है ना आरडीए का इनसफिशिएंट हो। सही है, मतलब हमारे पास लोग हों लेकिन डाटा उनका पूरा ना हो न्यूट्रिशन निकालने के लिए, कि किसी की हाइट नहीं है, किसी का वेट नहीं है या इस तरह करके कुछ। सही है, तो तब हम एडिक्वेट इनटेक का ये वाला जो स्टैंडर्ड है ना, तब हम ये यूज करते हैं न्यूट्रिशन कैलकुलेट करने के लिए। और जो टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल है ना, ये हम बस किसी को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि मैक्सिमम वो कितनी किलो कैलोरीज पर डे ले सकते हैं, जो उनके लिए एडवर्स इफेक्ट कोई भी ना कॉज करे। सही है, जिस तरह ये लिखा हुआ है ये वाला। तो 4 हैं मैम ये। स्टैंडर्ड क्या बताया आपने? जी, स्टैंडर्ड कौन सा बताया? मैंने कहा ये 4 तरह के हमारे पास स्टैंडर्ड हैं। ये देखो जरा, डाइटरी रेफरेंस इंडेक्स की 4 स्टैंडर्ड हैं। जो पहला वाला स्टैंडर्ड है ना हमारे पास, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट वाला, वो कैलकुलेट करता है हाफ पॉपुलेशन की न्यूट्रिशन। ये 4 स्टैंडर्ड्स हैं, इन्हें हम किस लिए यूज करते हैं? न्यूट्रिशन जो होती है ना, कि कितने किलो कैलोरी एक बंदा कार्ब्स प्रोटीन्स और फैट्स पर डे लेगा, ये कैलकुलेट करने के लिए 4 स्टैंडर्ड हैं। जो पहला वाला है ना एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, ये हाफ पॉपुलेशन के लिए हम यूज करते हैं, कि काउंट करने के लिए यूज करते हैं न्यूट्रिशन। जो आरडी है ना, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ये वाला, ये हम तकरीबन पूरी पॉपुलेशन का ये हमें कैलकुलेट करके दे सकते हैं न्यूट्रिशन, कि किस बंदे को कितनी चाहिए। सही है। उसके बाद जो मैंने बताया एडिक्वेट इनटेक है, वो हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास डाटा वो इनएडिक्वेट हो, सफिशिएंट ना हो, डाटा कंप्लीट ना हो, तब हम ये वाला यूज करते हैं एडिक्वेट इनटेक वाला स्केल। और टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल जो है, ये हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी को बताना हो कि वो मैक्सिमम पर डे कितनी किलो कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय एनी एडवर्स इफेक्ट। सही है। तो अभी हमारे पास एमसीक्यू था ये वाला, कि हमने सारी इंडिविजुअल्स की हमने लेनी है न्यूट्रिशन, हमने कैलकुलेट करनी है, तो हम कौन सा स्टैंडर्ड यूज करेंगे? तो इसमें हमारे पास आरडीए वाला ऑप्शन था। सही है। सेकंड एमसीक्यू, 1 ग्राम ऑफ फैट कंटेन्स हाउ मैनी किलो कैलोरी? तो ये भी मैंने लिपिन से ही उठाया था। अच्छा, जिससे आपको पता है, ये तो आपके एफएससी में भी था, ये है जो प्रोटीन और कार्ब्स हैं, उनमें 4
होती है किलो कैलोरी 1 ग्राम में, और जो फैट है उसमें हमारे पास 9 है, ये लिखा हुआ है, सही है। अल्कोहल में 7 किलो कैलोरी पर ग्राम है। हमने वैसे तो मैंने इसे सिंपल ही रखा था, लेकिन आपके पास आपने बस ध्यान रखना यूनिट का, कि उन्होंने किलो कैलोरी में पूछा है तो 9 आएगा। अगर उन्होंने कैलोरी में पूछा है तो आप उसकी जगह किलो जो है ना उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 किलो इज इक्वल टू 1000 ना, तो इसे 9000 इसके साथ आएगा ऑप्शन, अगर उन्होंने कैलोरीज में पूछा है। लेकिन मैंने सिर्फ किलो कैलोरी में पूछा, इतने आपको ऐसे आएंगे नहीं। मैंने आपके पास पेपर भी गो थ्रू किए थे, इजी थे आपके एमसीक्यू। बस एक मैंने देखा था, वो मैंने ऐड भी किया इसमें, वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगी। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। resting metabolic rate RMR for 20 hours in a 70 kg male is estimated to be। ये मैंने यहाँ से रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट होता है। अब अच्छा, ये है हमारे पास कि ये यहाँ से शुरू करते हैं। एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इन ह्यूमन, ये 3 तरह की इन्होंने इधर आपको बताई हैं। तो उनमें से एक है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। जो आप नॉर्मल, मतलब आप रेस्टिंग स्टेट में तब जो किसी भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग का मेटाबॉलिक रेट है वो कितना होगा। मेल का अलग है, फीमेल का अलग है। तो मैंने आपसे मेल का पूछा था, वो था 1800 किलो कैलोरी, सही है। और जो वुमेन के लिए है दैट इज 13 किलो कैलोरी, सही है। तो इसका एमसीक्यू का आंसर था हमारे पास ये, इस एमसीक्यू का हमारे पास था 18 किलो कैलोरी, क्योंकि मैंने मेल का पूछा था RMR, सही है मैम, मैम, जी। ये तो ये रेस्टिंग का आयरन है ना, दूसरा भी बता दे। किसका? ये तो बाकी दो स्केल्स पे। हाँ जी, रिपीट कर ओके, दे। ये निकाला कैसे है? ये ये जो है ना ये कैलकुलेटेड है इसका। ये ना आपको जिस तरह 70 kg तो उन्होंने दिया ना, ये जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ना, ये उनका वो है, डोमेन है। वो जिस तरह आपके पास कोई शख्स है, यहाँ पे तो सिर्फ इस बुक में आपकी लिमिटेड आपकी नॉलेज है, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने वेट मेंशन किया है। पहले आप जिस तरह किसी कोई 70 kg मेल है, उसकी आप वेट देखेंगे, उसका आप हाइट देखेंगे, फिर आप BMI निकालेंगे। फिर आप जब BMI निकालेंगे उसके बाद कार्ब्स अलग आप कैलकुलेट करते हो, फैट्स आप अलग कैलकुलेट करते हो, और जो है ना प्रोटीन अलग कैलकुलेट करते हो। मैंने लास्ट में एक MCQ डाला है, मैं उस पे भी आपको ना ये कि एक इंसान को कितनी किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए पर डे, तो मैं वो लास्ट MCQ में मैं आपको फॉर्मूला वो भी इंशाल्लाह समझा दूंगी, सही है। बाकी मैं दो स्केल्स पे आपको बताती हूँ। दूसरा फिजिकल एक्टिविटी, दूसरा स्केल कि ये था हमारा रेस्टिंग वाले पे, जो पहला था RMR था। दूसरा फिजिकल एक्टिविटी जब हो रही हो तब कितनी किलो कैलोरीज चाहिए। तो इधर उन्होंने परसेंटेज में बताया कि अगर तो कोई बंदा सिडेंटरी लाइफस्टाइल का है, मतलब कोई इतनी वो खास एक्टिविटी नहीं करता, बस उसने होता नहीं रिटायर्ड पर्सन है, जैसे कोई वो घर में बैठा है टीवी देखता है बस, मतलब उसकी इतनी डेली फिजिकल एक्टिविटीज हैं, उसमें उन्होंने बताया कि उसे 30 to 50% चाहिए कैलोरीज, RMR से ज्यादा। ठीक है, RMR तो बेसिक नीड है ना, हमने जो सबको चाहिए रेस्टिंग स्टेट में। उन्होंने कहा एक सेडेंटरी पर्सन जो है, जो आम है, जो जिसकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है, उसको 30 to 50% मोर देन RMR चाहिए, सही है। एक जो एक्टिव इंडिविजुअल है, उन्होंने इसमें कहा कि मे रिक्वायर 100% और मोर किलो कैलोरी अबव द RMR। ये इधर परसेंटेज में बताया आपको, सही है। ये होगी फिजिकल एक्टिविटी पे। और तीसरा जो स्केल है वो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड है। थर्मिक इफेक्ट क्या होता है? जब आपने जिस तरह थर्म ये हमारा ना किसी प्रोफ में आया हुआ था, नम्स में क्वेश्चन, SCQ में। अच्छा, थर्मिक इफेक्ट होता है कि आपने जब कुछ फूड इंटेक किया है, उसके बाद जब वो डाइजेस्ट होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो उसके दौरान हीट प्रोडक्शन होती है ना, तो वो कितनी होती है। तो इधर लिखा है कि जब जब आपने कुछ खाया है और आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो वो एकदम इंक्रीज कर जाती है 30% अबव द रेस्टिंग लेवल, सही है। ये फौरन खाने के बाद है, जब वो डाइजेस्ट हो रही है और फूड जो हमारे पास एब्जॉर्ब हो रही है। और उन्होंने जब बाकी उसका निकाला ना अ, कि वो एनर्जी कितनी प्रोड्यूस करी है, वो उन्होंने अमाउंट दिया 5 to 10% ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एनर्जी। ये आप कर लोगे ना, ये वाला जो डायग्राम है इससे आपका कवर है
ये वाली जो डायग्राम है इस आपका कवर है। यहाँ पे इन्होंने RMR भी दिया हुआ है परसेंटेज में और किलो कैलोरी में, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड भी दिया हुआ है 10% और फिजिकल एक्टिविटी भी दिया। ठीक है, ये भी डायग्राम कर लो। बस इस पे ना RMR में आपने मेल और फीमेल का, आपकी बुक में अलग है तो हमने वो अलग अलग कर लेना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, thermic effect of food is raised to which level during absorption and digestion of food, वो हमने भी किया 30%। सही है। उसके बाद आता है if a male is concerned about the adverse effect related to eating extra food, on which dietary reference standard will you rely to calculate nutrition? सही है। अभी हमने 4 डाइटरी स्टैंडर्ड पढ़े थे और मैंने उसमें से आपको बताया था कि किस स्केल पे आपने कैलकुलेट करना है, कि उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट से रिलेटेड जो हमने स्टैंडर्ड पढ़ा था वो कौन सा था, वो था टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल। सही है। उसके बाद है नेक्स्ट MCQ, AMDR फॉर कार्बोहाइड्रेट। AMDR होता है AMDR होता है एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस जो होती है ना, वो कि कितनी आपने परसेंटेज लेनी है पर डे, उससे ज्यादा डिक्रीज या इंक्रीज नहीं लेनी। सही है, टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा, इसका यहाँ पे है, ये वाली जो फ्लो चार्ट आप यहाँ से भी कर सकते हो, आगे थ्योरी में भी है। ठीक है, उसमें ये देखो जरा, जो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आपने वैसे एज इट इज याद रखनी है 45 to 65%। सही है, तो इसमें ए ऑप्शन था। AMDR फॉर ओमेगा 3 पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज, अच्छा ओमेगा 3 का अलग उन्होंने दिया हुआ है AMDR और ओमेगा 6 का अलग दिया हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने पूछा आपसे ओमेगा 3 का, ओमेगा 3 में ये वाला जो है ना ओमेगा 3, इसका 0.6 to 1.2%। ठीक है, उसके बाद आ रहा था व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। अब ये मैंने ना, वैसे ना मैं जब मैं स्टूडेंट थी मैंने भी इसे इग्नोर ही करना था, अगर मैं ये ना देखती कि इस ये ना किसी प्रोफ में ये SCQ आया हुआ था, नर्म्स के UHS में नहीं आता, तो आप लोग चिल लो। ये फिर भी मैंने ना एक MCQ इसमें से डाल दिया कि इन केस कवर हो जाए आपका, अगर खुदा ना खासा आ जाए। तो सबसे लीडिंग कॉज जो है ना वो हार्ट डिजीजेस की वजह से हो रही है। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है अगला MCQ, विच फॉर्म ऑफ लिपिड इज रिलेटेड विद रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रोनिक हार्ट डिजीज। अच्छा, अब ये कंसेप्ट मैं आपको ना समझाना चाहती हूँ, कहाँ है ये टेबल। अच्छा, अब ना आपको पता है ना डिफरेंट टाइप्स होती है हमारे पास जो फैटी एसिड्स होते हैं उनकी, एक होता है HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक होता है LDL, एक होता है VLDL, फिर टैग्स आ जाते हैं, फिर काइलोमाइक्रोन्स वगैरह। इसमें एक मिनट, यहाँ पे एक अच्छा सा टेबल था, हाँ। तो मैं आपको हमने ना अब ये बात, ये बिल्कुल इसमें आपने 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक वो कहते नहीं जैसा गुड फैट होती है एक बैड फैट होती है, जो HDL है ना वो आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, जब ये कहते हैं ना फैट्स बुरी हैं, सारी फैट्स नहीं बुरी होती। जो HDL है ना, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। जब हम लिपिड्स में जाएंगे ना तो इंशाल्लाह मैं आपको वो कंसेप्ट भी बताऊंगी। ठीक है, कि क्यों क्यों HDL इंपॉर्टेंट है। और जो LDL है ना वो आपके लिए बैड फैट है। सही है, LDL से हार्ट अटैक और जितनी भी ये जो CHD है ना, क्रोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक हो गया, ट्रिपल वेस्कुलर डिजीज होगी, जो भी हमारे पास डिजीज है ना हार्ट से रिलेटेड, वो हाइपरटेंशन वगैरह, अथेरोस्क्लेरोसिस, वो खराब करवाता है LDL काम। अभी के लिए आपने बस ये याद रखना है कि HDL अच्छी है और LDL बुरी है। तो अभी मैंने आपसे क्या पूछा था, MCQ हमारे पास था, विच फॉर्म ऑफ लिपिड इज रिलेटेड विद रिड्यूस रिस्क, जो कम रिस्क हमारा कराती है, उसमें HDL आपका आंसर होना चाहिए। से टू विच एक्सटेंट प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल कैन बी कंट्रोल्ड बाय डाइटरी चेंजेस। अच्छा, ये एग्जैक्ट लाइन मैंने उठाई थी। मैंने ना आपके MCQ देखे थे पास पेपर के, मैं चाहती मैक्सिमम मैं आपको उसी पैटर्न पे दूं जिस तरह आपसे प्रूफ में पूछे जाते हैं। तो न्यूट्रिशन पे से ना ऐसे आए ही नहीं थे। एक मैंने देखा था वो उन्होंने कोई लिपन कॉर्ड के ही एंड से वो दिया हुआ था उठा के, और वो
तो लिपिन कोड के जो चैप्टर के एंड पे ना एमसीक्यू उन्होंने एज इट इज उठा के दिया था, तो आपने ना लिपिन के एंड पे हर चैप्टर में ऑलमोस्ट 10 है, तो आपने जैसे जैसे आप चैप्टर कवर करो ना, आपने साथ साथ वो करते जाना है। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे ना दो तरीके से आपकी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ना, वो हम कम कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। एक है कि डाइट से, आप डाइट में आप रिस्ट्रिक्शन डालें और उसके थ्रू आप अपना प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना उसे कंट्रोल करें। दूसरा, आप ड्रग यूज कर लें। जो स्टेटिन ड्रग्स है ना, वो आपका प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करती हैं। तो मैंने आपसे पूछा था डाइट इंड्यूस कितना हम कर सकते हैं डाइट की रिस्ट्रिक्शन से, तो वह 10 to 20%। सही है। Saturated fatty acids has how many bonds? Obviously, यहाँ पे वैसे डबल बॉन्ड्स आना था, 0। मैम मिस्टीरिक इसका एसिड, आंसर 1 भी हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट उसमें एक बॉन्ड तो होता ही है ना सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। हम 0 तो नहीं मेंशन कर सकते। अच्छा हम ना इसे एंड पे डिस्कस करते हैं, अभी ना मीटिंग एंड ना हो जाए, मैं आपका आंसर करती हूँ, सही है। अगला क्वेश्चन है 11 है ना, आप इस एमसीक्यू को मार्क कर लो, हम ये एंड पे नोट करते हैं कि इसका क्या करना। अगला है मिरिस्टिक एसिड हैज हाउ मेनी कार्बन एटम्स। ये मैंने ये मुझे यहाँ पे तो नहीं मिल रहा, मेरे पेज नंबर यहाँ पे मिल नहीं रहा, तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। वैसे तो इसमें 14 होते हैं और पालमेटिक में 16 होते हैं। ये हमने मेन मोटे मोटे एक दो के जो आपने की बुक पे मेंशन है ना, उनके आप याद रख लेना। अभी मुझे मिल नहीं रहा कि मैंने बुक में कहाँ से ये उठाई थी, लेकिन ये बुक लिपिन की लाइन है। मेडिटेरियन डाइट जो होती है रिच इन विच टाइप ऑफ फैटी एसिड्स। और ये जो ये हमारे पास रिच होती है मुफा में, जो होते हैं ना मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो हमने इसके बारे में खास याद रखना है, क्योंकि ये मैं यहाँ से दिखा रखी समझाती हूँ आपको। फिगर नंबर 27.11 थी, हाँ। अच्छा आप ये देखो जरा, जो मेडिटेरियन डाइट है ये और टिपिकल वेस्टर्न डाइट, इन दोनों में फैट 38% ही है। जो वेस्टर्न जो हमारी डाइट है, उसमें आप देखोगे जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे इतनी ज्यादा ओबेसिटी है, इतनी ज्यादा उनके पास वो क्या कहते हैं, हार्ट डिजीजेज उनका लीडिंग कॉज ऑफ डेथ में से एक है। हालांकि मेडिटेरियन लाइफस्टाइल जो आप आजकल इंट्रोड्यूस हो रहा है कि फॉलो करें क्योंकि हेल्दी है, और ये उसमें एक काउंट किया जाता है कि इनकी जो डाइट है ना, वो काफी ज्यादा बैलेंस रखती है आपके बॉडी फैट्स को। हालांकि आप देखो इसमें भी 38% फैट है और वेस्टर्न डाइट में भी 38% फैट है, मतलब लेकिन फर्क ये है कि इनके जो ये जो वेस्टर्न डाइट है ना, उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड वो ज्यादा ले रहे हैं, सही है। लेकिन मेडिटेरियन वाले मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा ले रहे हैं, सही है। और मोनो वाले आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्यों, ये इसकी भी अलग से मैं आपको पूरा बताती हूँ। यहाँ पे एक टेबल, यहाँ पे आज 20, ये देखो जरा, जो हमारे पास है ना, ये देखो ये जो मूव है ये एलडीएल कम करा रहा है, सही है। और जो हमारे पास वो है ना, जो हमारे पास है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वो एलडीएल ज्यादा करवा रहा है। तो वेस्टर्न डाइट में एलडीएल ज्यादा है, इसलिए वो बैड कोलेस्ट्रॉल मैंने आपको जैसा बताया था, और इसलिए मूफा हम प्रेफर करते हैं क्योंकि वो गुड फैट में है। 1 मिनट अजानें हो रही हैं। ओके, एमसीक्यू नंबर 14, विच ऑयल इज प्रिंसिपल सोर्स ऑफ फैट इन मेडिटेरियन डाइट। ये भी आपकी बुक की लाइन है, ऑलिव ऑयल, सही है। लिनोलिक एसिड इज विच टाइप ऑफ फैटी एसिड्स। अच्छा ये एमसीक्यू काफी आता है कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 वाले, इसलिए मैंने कहा ये मैं ऐड करूं ताकि आपको याद रहे।
ये वाला है, कहाँ पे था इसकी डायग्राम? पेज नंबर, मैम अच्छा वैसे तो इस चैप्टर का टेस्ट जो है वो लास्ट में होना चाहिए था, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन सभी कवर होते हैं। आपके शेड्यूल में हमने ऐसे ही रखा था, पर वो क्योंकि हमने जो अनफॉर्चुनेटली विटामिन का हमें चैप्टर पढ़ा उसमें नहीं है इस तरह से कुछ भी। अभी अभी विटामिन्स नहीं मैंने इसमें ऐड किए, इसमें सिर्फ मिनरल्स हैं और बाकी कार्ब्स। वही आपकी बात डाइटिशियन। सही है, आपकी बात सही है। हमने शेड्यूल उसी हिसाब से किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ना वो किसी वजह से हमें प्रीपोन करना पड़ गया। अच्छा, इस एडिशन में तो नहीं है, लेकिन मेरे पास 7th एडिशन है, उसमें है। मैं वहां से आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी। जो एमसीक्यू ये वाला है ना, इसमें हमने एक तो लिनोलिक एसिड का हमने याद रखना है कि इसमें कौन सा बॉन्ड होता है। इसमें ओमेगा 6 होता है, और जो लिनोलेनिक एसिड है ना, उसमें ओमेगा 3 होता है। ये एमसीक्यू आता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू एसेंशियल फैटी एसिड, इसमें अल्फा ऑप्शन था। ये भी आपकी बुक की लाइन है, ये भी हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखना है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट मैम रिगार्डिंग, जी? मैम अरेकिडोनिक एसिड भी तो एसेंशियल है। रेकिडोनिक एसिड ना एसेंशियल नहीं है, ये मैं आपको ना, एसेंशियल जो फैटी एसिड है ना, उनकी क्लास में सिर्फ 2 इंक्लूडेड है। ये ना वही बात जो भी किसी बच्चे ने की थी ना, आपको पहले लिपिड वगैरह का टेस्ट होना चाहिए था, ये उस मैम चैप्टर लेकिन में। ये बुक की लाइन है। मैं मैम आपको ये ना जी, ये बुक में लिखी हुई है लाइन फाइक अहमद में कि एरिकिडोनिक एसिड एसेंशियल फैटी एसिड्स है जो एक, प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रिकर्सर्स है। हाँ, एक मिनट मैम मैं आपको क्योंकि जो बताती हूँ। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो एसेंशियल होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। ये मैंने लिपिड वाला चैप्टर कहाँ है यार, ये मैंने एमसीक्यू बुक से ही न्यूट्रिशन एंड उठाया, डाइटेटिक्स में है। ये मैंने आपको बुक से ही उठाया आपके एमसीक्यू। 2 जगह पे ये इस बात लिखी है कि दोनों ये एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, जो मैंने एमसीक्यू दिया है। लिपिन का रेफरेंस है, मैं दे रही हूँ आपको। मैम ये दोनों हैं लेकिन अरेकिडोनिक एसिड भी है एसेंशियल। एक मिनट जरा। वो ये जो आपकी अगर आप चैप्टर नंबर 16 में आपकी एक लाइन है, और यहाँ पे एक डायग्राम भी बनी है कि लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड ये दोनों एसेंशियल हैं, सही है। और एराकिडोनिक उन्होंने लिखा है, ये एसेंशियल फैटी एसिड एक अलग था में, और जो एराकिडोनिक एसिड है उसके उन्होंने लिखा है बिकम्स एसेंशियल इफ लिनोलेनिक एसिड इज डेफिशिएंट। अगर तो आपकी बॉडी में लिनोलिक एसिड डेफिशिएंट है ना, ये उस केस में एराकिडोनिक एसिड एसेंशियल बन जाता है। ये लाइन है आपकी बुक में, लिपिन मैम से। फिर प्रायोरिटी ऑर्डर बता दें हमें। आपने जो, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं बता देती हूँ प्रायोरिटी ऑर्डर। 10 मिनट में मीटिंग एंड है, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। हम्म, मैं आपको ना, 1 मिनट, ये कहाँ है? ये जो पीडीएफ है ना, ये 6th एडिशन का, मेरे पास 7th है, तो मुझे लाइन यहाँ पे मिल रही थी, लेकिन मैंने बनाया वहीं से है। एक तो चैप्टर 16 रेफरेंस है आपकी लिपिन का, आप वो भी लिख लो। मैं वहां से आपको ना ग्रुप में भी पिक्चर शेयर कर दूंगी। सबसे पहले अगर आपको ये एमसीक्यू आ जाए ना, तो आपने ये जिस तरह आपसे पूछा हो कि आपके 2 एसेंशियल फैटी एसिड के नाम क्या है, तो आपने ये टिक करना है, सही है। अगर तो ऊपर स्टेटमेंट में ये मेंशन कर देना कि आपके पास 16 वाले चैप्टर में, हाँ, आपके पास अगर वो ये मेंशन कर देना कि लिनोलिक एसिड इज डेफिशिएंट इन डाइट, तो फिर आपने ना लिनोलिक की जगह ना एराकिडोनिक और ये वाला सी ऑप्शन करना है, ठीक है। मैं आपको इसकी पिक्चर भी शेयर कर दूंगी, लिपन वाली जो रेफरेंस पिक्चर है, और इसके अलावा लिख के मैं आपको बता दूंगी, सही है। लेकिन जब आपके पास स्टेटमेंट ये हो ना, ये जो मैंने आपको दी है, ये एग्जैक्ट लाइन है लिपिन की, 2 जगह पे दी हुई है बुक में। एक लिपिड वाले पोर्शन में दिया और एक न्यूट्रिशन वाले में भी दी है। उस केस में आपने ना ए ऑप्शन टिक करना है। अगर तो वो कहे ना आपकी डाइट री इनटेक डेफिशिएंट है इन लिनोलिक एसिड, देन यू विल गो विद सी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा,
इसकी अलग से भी मैं पिक्चर शेयर कर दूंगी। अगला आता है आपके पास 17 ऑप्शन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्रांस फैटी एसिड्स। ये वाली पिक्चर मैं कह रही हूँ रट लो, तुम लोगों के आगे भी काम आएगी, क्योंकि जो आपकी क्रोनिक हार्ट डिजीजेज हैं ये पैथो में भी आ सकती है। आपको समझने के लिए कंसेप्ट आपका मेन क्लियर करने के लिए कि कौन से फैटी एसिड जो हैं, ये कहाँ आया, फिर से घूम गया पिक्चर। वो जो टेबल में, हाँ ये टेबल जो फिगर 27.15 है, ट्रांस फैटी एसिड्स और सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसका हमने मॉनिक बना लेते हैं भाई बैठ के यहाँ पे। एसटी एलिवेशन का हमने नाम सुना है सबने। अच्छा या मैं नो कुछ और मैम। बना दे। अच्छा मैं सिट से बना लो, SIT सही है। एस से हमने सैचुरेटेड फैटी एसिड याद रखना है, और टी से हमने ट्रांस याद रखना है कि ट्रांस और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है ना वो LDL को इंक्रीज ही करते हैं, ठीक है। और जो मोनो पोली और पोली ये है, मोनो और पोली जो है मूफा और पूफा है ना, ये LDL को कम करते हैं, हमने ये याद रखना है, सही है। इस तरह याद रख लो। तो अभी मैंने आपसे पूछा था कि ट्रांस फैटी एसिड वाला, तो ये हमारे पास LDL इंक्रीज करती है, और जो हमारे पास HDL है डिक्रीज करती है। अच्छा, ओ गॉड, इसके मैंने ऑप्शन नहीं दिए 18 MCQ के, दिए हुए हैं। रिकमेंडेड प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये भी आपकी बुक की लाइन है। ये 300 मिलीग्राम पर डे। अच्छा, माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 ग्लूकोज, ये तो आपको पता है। इन अ कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट विथ न्यूट्रिशन इज ऑफ मोर सिग्निफिकेंस, तो इसमें फाइबर्स आएगा, ठीक है। ये PDCA ये एक स्कोरिंग सिस्टम है, इसका पास सामने ना, ये जो इसका ये MCQ हमें भी आया था, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने वो सारे डाल दिए जो इम्पोर्टेंट हो। वैसे आपको पास पेपर में इसमें से आए नहीं थे इतने। ये वाला टेबल है लिपिन का 27.19, इसमें एग का बस कर लो, मीन बस एक दो कर लो, एग का कर लो, यहाँ से सोया प्रोटीन का कर लो या वीट का कर लो, ठीक है। एग का 1 है। अच्छा, एडिमा इज प्रेजेंट इन, इसका आंसर क्वाशियोर्कर है, क्योंकि ना ये यहाँ पे टेबल भी था। ओ गॉड, यहाँ पे टेबल नहीं है इस चैप्टर में। हाँ ये रहा। जो क्वाशियोर्कर है ना, उसमें एडिमा इसलिए होता है क्योंकि उसमें ना जो प्रोटीन है ना, प्लाज्मा प्रोटीन, जिन्होंने मेंटेन करना होता है कि वो जो आपका फ्लूइड है वो आपकी एल्ब्यूमिन। इंटरस्टिशियल, हाँ मेनली एल्ब्यूमिन होती है और बाकी प्रोटीन भी डेफिशिएंट होती हैं, तो वो मेंटेन नहीं, वो हो डेफिशिएंट होती हैं, और जो होता है ना आपका फ्लूइड वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में आ जाता है, जिसकी वजह से एडिमा, वो एडिमा के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, तो इसका क्वाशियोर्कर है। मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन बॉडी, ये कैल्शियम है। ये मिनरल का जो 29th चैप्टर है ना, उसमें से हमने, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। यहाँ पे एक टेबल है, इस बुक में यहाँ पे ये चैप्टर नहीं दिया हुआ, 7th एडिशन में है। मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी। ओके, अरे मैं नेक्स्ट मीटिंग दोबारा स्टार्ट करती हूँ ना, एंड होने वाली है, मुस्कान आप रिकॉर्डिंग कर